करें बात, आ गई, ठीक हो आवाज गया आ बात। रही है? हाँ जी, हाँ जी। यस। अच्छा। हाँ एक एक तो क्वेश्चन ये था कि ये प्रोटो कॉन्शियसनेस क्या होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या बायोलॉजिकल रोबोट्स भी बन चुके हैं या बन रहे हैं, और उसमें मरते हुए आदमी के दिमाग को उसमें रिप्लेस किया जा पाएगा? और इन दो क्वेश्चन से पहले एक एक बहुत शॉर्ट आंसर ये दे दीजिए कि क्या अमेरिकन इकोनॉमी जो है उसमें रिसेशन आ रहा है? ये तो हमें खुद नहीं पता जी, हम खुद बड़े परेशान हैं, आपको क्या पता। हर बंदा परेशान है इधर। अब पहले तो सिर्फ डेमोक्रेट्स या लिबरल्स परेशान थे, अब तो ये भी परेशान हो गए। जिस तरह शेयर मार्केट जिस तरह से मार्केट ड्रॉप किए लास्ट 2 डेज, थर्सडे और फ्राइडे, और बुरा हाल है। द टैरिफ्स जो लगा दिए, हर चीज पे अब ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, हर चीज की कीमत ऊपर जा रही है। लोग बड़े घबराए हुए हैं, और आपको पता है कि सारी यूनिवर्सिटीज पे अटैक कर दिया है और उनकी फंडिंग कैंसिल कर रहे हैं। तो पता नहीं जो लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनकी जॉब्स का क्या होगा। बहुत केओस है इधर आजकल। वो बजरंग दल वहां भी आ गया। जी, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। मागा हाँ जी, मागा आ गया। अब मागा बड़ी मुसीबत है। मागा बजरंग दल जी। अच्छा, हाँ, तो अब जो मेरे जो क्वेश्चन थे, प्रोटो कॉन्शियसनेस और बायोलॉजिकल रोबोट, इन दोनों के बारे में कुछ इशारतन बताइए, या इजमालन या तफसीलन, जैसा भी आपको जैसा अच्छा समझे। सब्सटेंशियल सर, ये प्रोटो कॉन्शियसनेस किसका नाम है जी सर? जी, इसमें कौसर साहब, थैंक यू, आपने सवाल किया। और इसका इजमालन भी हो सकता है जवाब, और तफसीलन भी। ऑडियंस के लिए इजमालन का मतलब होता है, इजमाली का मतलब इन प्रिंसिपल, जनरल, और तफसीलन इन डिटेल। तो एक तो कौसर भाई से बात करने का मजा इस वजह से आता है कि उर्दू का सही एक्सेंट सुनने को मिलता है। सो थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया जी। जरा नवाजी आपकी। जी, ऐसे अल्फाज बहुत कम सुनने को मिलते हैं। यानी आम तौर पे ये तो लोग बोलते हैं, सुना होगा आपने, कि इजमाली तौर पर, मगर इजमालन रिलेटिवली कम इस्तेमाल होता है, तो वो अहले जुबान की तरफ से आ सकता है। खैर, आगे चलते हैं। तो आपने पूछा जी प्रोटो कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए, ऐसा है कौशल साहब के कॉन्शियसनेस को आमतौर पर जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप कर रही है, वो ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई बाइनरी चीज है कि या कोई चीज कॉन्शियस है या नहीं है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। और मामला ये कि आपके पास इसका क्या सबूत है कि स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको यानी प्रोटो कॉन्शियसनेस से मुराद ये है कि जो आपकी बेसिक लेवल की, इससे पहले कि आप रिफ्लेक्ट कर सकें अपने बारे में कि ये मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द दूसरे इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, वो मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ सोच रहा हूँ, ये कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसको गालिब अक्सर थियरी ऑफ माइंड के तौर पर बयान करते हैं। तो वो अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। लेकिन कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट का ये कहना है कि इससे पहले जो आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल की फीलिंग्स हैं, आपकी परसेप्शंस हैं, वो आपकी इस काबिलियत से कि आप अपने बारे में सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकें और एक थियरी ऑफ माइंड बना सकें जिससे हमें कॉन्शियसनेस वाज़ेह होती है, उससे पहले भी ये चीजें आपकी आ सकती हैं और उसको प्रोटो कॉन्शियसनेस का नाम दिया जाता है। अब जाहिर बात है कि ये स्टडीज बड़ी टेक्निकल हैं और इनको एनालाइज करना के हतमी तौर पर, क्योंकि अल्टीमेटली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस तो उसी के पास है जिसका वो है। लेकिन जब हम अगर बच्चों की ग्रोथ भी देखते हैं, तो क्या ऐसा है कि सारी चीजें जो हम कॉन्शियसनेस के साथ एसोसिएट करते हैं, क्या वो एक ही स्टेज पर आ जाती हैं? मतलब आसान अल्फाज में, गर्चे ये एक कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन बहरहाल जिसको मिरर सेल्फ रिकग्निशन कहा जाता है, तो वो बहरहाल कॉन्शियसनेस स्टडीज में हिस्टोरिकली इस पर बड़ा काम हुआ है।
और कहीं न कहीं आपको ये तो नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन है मिरर में, ये कोई और दूसरा इंडिविजुअल नहीं, बल्कि वो ही हैं। ऐसे कई दूसरे जानवर कर लेते हैं। इंसान में ये काबिलियत कब आती है? क्या बच्चा पैदा होते साथ सेल्फ रिकॉग्निशन कर सकता है मिरर के अंदर? ऐसा तो नहीं है। 18 से तकरीबन यानी 1.5 साल और 2 साल के दरमियान के टाइम में ऑन एवरेज एक इंसानी बच्चा जो है वो अपना मिरर टेस्ट करता है। तो आप क्या कहेंगे कि इससे पहले वो कॉन्शियसनेस की किस स्टेट पे था? ज़ाहिरी बात है कि इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान उसका ब्रेन बहरहाल पैदाइश के बाद भी फंडामेंटल लेवल पर ना सिर्फ ये ग्रो कर रहा है बल्कि रिकनेक्ट कर रहा है। कुछ कनेक्शंस ड्रॉप हो रहे हैं न्यूरॉन्स के दरमियान। इस बात को याद रखें, हमेशा हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नए कनेक्शंस का बनना ही आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ का हिस्सा है। नए कनेक्शंस भी बनते हैं, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ हिस्से दिमाग के ऐसे हैं जो तकरीबन आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं पैदाइश में। उनका डिस्कनेक्ट होना और कनेक्शंस का ड्रॉप होना, वो आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। अच्छा, तो एक तो पहली बात ये कि क्या ऐसा है कि ये मिरर टेस्ट जो है ये बच्चा पैदा होते साथ करना शुरू कर देता है? तो ऐसा नहीं है, 2 साल उसमें लग जाते हैं। थियरी ऑफ माइंड, क्या बच्चा थियरी ऑफ माइंड जिससे पता लगे कि जी वो ये जान पा रहा है कि दूसरे लोग मौजूद हैं और वो मौजूद है, तो ये क्या फौरन आ जाती है? नहीं, इसको भी 3 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। तो उस 3 साल के पीछे वाली जो सिचुएशन है उसको आप क्या कहेंगे? जब हमारी नज़र में थियरी ऑफ माइंड का होना, ये जानना कि मेरी एक इंडिविजुअल की हैसियत है और दूसरों की हैसियत है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, बहरहाल ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। अगर ये बच्चे में 3 साल से पहले नहीं है, तो उससे पहले वाली स्टेज को बच्चे को क्या कहेंगे? प्रोटो कॉन्शियस कहेंगे कि अभी शायद इन द प्रोसेस है। तो इंटरेस्टिंग एरिया है। दूसरी बात चली ही, एक इस बात को याद रखें कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, जो कि ये भी समझते हैं थियरी ऑफ माइंड इन इटसेल्फ जो है वो कॉन्शियसनेस का ड्राइवर है। जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी भी सोशल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि दूसरा शख्स, दूसरा इंडिविजुअल आपके बारे में क्या सोच रहा है, यानी आपको उसका मेंटल मॉडल चाहिए। तो अगर आपका ब्रेन अपना मेंटल मॉडल बनाएगा तो वो दूसरी थियरी ऑफ माइंड कंस्ट्रक्ट करने में मदद देगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कॉन्शियसनेस की सिलेक्टिव एवोल्यूशन में ये क्यों क्या कहते हैं? कुछ साइंसदान ये भी जो कि थियरी ऑफ माइंड रखना दूसरे के लिए एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जानना एक सीरियस बात है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशन को भांपना। तो चूंकि आप उन्हीं की बेसिकली उन्हीं की स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, तो दूसरों के माइंड को समझने के लिए अगर ब्रेन अपना मेंटल मॉडल बना भी डेवलप करे तो वो दूसरे का माइंड समझने में मदद करता है। तो ये कॉन्शियस, तो ये भी आपको ऐसे जानवर मिल सकते हैं जो कि थियरी ऑफ माइंड की पार्शियल स्टेज पर हों, और उनको आप प्रोटो कॉन्शियस कह सकते हैं। तो इट्स अ लाइक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, लेकिन यह है कि इसको आपने ये देखना है कि कॉन्शियसनेस शायद इतनी 0 और 1 ना हो। और ये असल में जब आप हाइंडसाइट कहते हैं, हाइंडसाइट आपकी 20/20 होती है या 6/6 होती है, वो आपको इस बात की समझ आने लगती है कि ये कोई अजीब बात है, क्योंकि कोई भी चीज आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस में देखें, कोई भी चीज बाइनरी नहीं है। तकरीबन हर चीज में ही आपको स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जैसी चीज या है या नहीं है? ठीक है जी। तो इसमें कुछ वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती हैं और उसको वो रेफर करते हैं प्रोटो कॉन्शियसनेस। तो एक तो ये आपका इसमें सर ये बताइए कि आदमी जो है वो हर चीज में पैटर्न तलाश करता है, क्या इसका भी इसमें दखल है? जी, किसी हद तक आप देखिए, पैटर्न तलाश कर पाना और उन पैटर्न्स को फर्स्ट पर्सन में एक्सपीरियंस करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी सिस्टम्स हो सकते हैं कि जो के बड़े अच्छे पैटर्न रिकग्नाइजर्स हों,
मगर ये कि और वो इनपुट आउटपुट के लेवल पर पैटर्न को बहुत अच्छा रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या उस पैटर्न को रिकग्नाइज करके वो उन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव लेवल पर उस पैटर्न के बारे में सोच भी रहे हैं और सिमुलेट भी कर रहे हैं दिमाग में, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो बहरहाल ये एक यानी आमतौर पे तो जो कॉन्शियसनेस में जो लोग रिसर्च करते हैं वो इन दो चीजों को मुख्तलिफ रखते हैं कि किसी चीज का हो पाना, फंक्शनली कर पाना और उस चीज के बारे में सब्जेक्टिवली उसको एक्सपीरियंस करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें। यही कॉन्शियसनेस का बड़ा सवाल है। यानी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस यही है कि आपकी बहुत सारी चीजें फंक्शनल हो सकती हैं विदाउट दी कैपेबिलिटी कि आप उनके बारे में फर्स्ट पर्सन लेवल पर सोच रहे हैं। लेकिन कुछ जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो ये भी समझते हैं कि जो यानी पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर पाना एक काबिलियत जरूर है, मगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कि आपकी बिल्कुल हार्ड कोडेड चीज ना हो कि आपने ये पैटर्न तो रिकग्नाइज कर लिया, उसका वेरिएंट नहीं आप डिटेक्ट कर पा रहे। इस कैपेबिलिटी के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन एक प्री रेक्विजिट है ताकि आप जनरलाइज कर सकें पैटर्न रिकग्निशन में भी। तो ये जो आपने सवाल किया ये बहुत ही डीप सवाल है। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ये समझते हैं कि पैटर्न रिकग्निशन की जनरलाइजेशन के लिए रादर देन ये करना कि यार सिर्फ अब ये एक क्रॉस मुझे नजर आ रहा है तो ये क्रॉस जरा सा घूम जाएगा, हिल जाएगा, तो मेरा सिस्टम तो सिर्फ क्रॉस एक ही ओरिएंटेशन में डिटेक्ट करता है, तो वो थोड़ा सा घूम जाएगा तो उसको लगेगा ये क्रॉस नहीं है, यानी कि आप फिर फूल कर देंगे। लेकिन हमें पता लग रहा होता है कि अगर कोई चीज किसी एक ही चीज का कोई रोटेटेड वर्जन या शफल्ड वर्जन है तो हम फौरन उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये वो ही है जो मैंने पहले देखा था मगर किसी और व्यू से मेरे पास आ रहा है। तो कई साइंटिस्ट का ये कहना है कि आपको ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव इवन पैटर्न रिकग्निशन में भी मदद देता है, उसको जनरलाइज करने में मदद देता है। तो हो सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपने समझा दिया जी। थैंक यू। वो बायोलॉजिकल रोबोट वाला, बायोलॉजिकल रोबोट्स, देखिए ऐसा है कि आसान में छोटा जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि रोबोट किसे कहते हैं, ये एक मुश्किल सवाल है। ये पुराने जमाने की हिस्टोरिकली बात कह सकते हैं कि अच्छा जी कोई एम्बॉडीड रोबोट होगा जिसकी यानी कि ह्यूमनॉइड टाइप रोबोट जिसकी बॉडी होगी, ये होगा, फलाना होगा। वो जरूरी नहीं है। रोबोट तो कोई आपका कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई एल्गोरिदम भी हो सकता है। रोबोट आपका कोई एंजाइम भी हो सकता है जो बड़े कंट्रोल्ड अंदाज में जाकर आप बॉडी के अंदर जाएं, काम करके अपना आ जाए, वो भी रोबोट है। वो बायोलॉजिकल रोबोट है, बायोकेमिकल रोबोट है। तो क्या क्रिस्पर जो है, जो कि एक एंजाइम का इस्तेमाल करता है कि जाके टारगेटेड अंदाज में आप डीएनए के कुछ पोर्शन को डिलीट कर दें, क्या वो उसको रोबोट नहीं कहा जा सकता? मेरे ख्याल से रोबोट को उसको बायोलॉजिकल रोबोट कहा जा सकता है। CRISPR is a biological robot. It's just a matter of nomenclature and उसको नाम क्या देना उसको। जी जी, ये तो मेरे सर में बिल्कुल नहीं आया, दिमाग से ऊपर से निकल गया। मैं इसको दोबारा एक और बंदे से बात करनी है, उसके बाद चलते हैं। मैं इसको मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं कौशल भाई। ऐसा है कि क्रिस्पर के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। तकरीबन आई थिंक 2020 का नोबेल प्राइज क्रिस्पर की टीम को मिला था। क्रिस्पर एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है इन द सेंस के नई जीन एडिटिंग के टूल्स उसको ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं। हालांकि वो 2015 में ज्यादा सामने आई थी और 2020 में उसको बड़ी जल्दी नोबेल प्राइज भी मिल गया था। क्रिस्पर वो टेक्नोलॉजी है जो कि आपको इनेबल करती है कि आप डीएनए की खास जगहों पर जाकर उसकी काट छांट कर सकें, कुछ चीजों को डिलीट कर सकें, एडिट कर सकें। तो जाहिर बात है बहुत बड़ा टूल है क्योंकि आप डीएनए को जाकर तब्दील कर सकते हैं। ये कैसे होता है? ये बायोलॉजिकल सर्टेन एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है जो कि उन जगहों पर जाकर खास जगहों पर जाकर डीएनए के जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं। तो ये चूंकि आपने एक मशीन के तौर पर एक एंजाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं और कंट्रोल्ड अंदाज में कर रहे हैं, तो ये मेरा पॉइंट था कि इसको
कोई वजह नहीं है कि आप इसको रोबोट ना कहें, नहीं कहते इसको, लेकिन कोई वजह नहीं है कि इसको रोबोट ना कहा जा सके। एक मशीन की तरह वो आपकी बॉडी में जाता है, अपना काम करके आ जाता है। तो और रोबोट क्या चीज होती है? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इसको बायोकेमिकल रोबोट या बायोलॉजिकल रोबोट। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।